सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण करेंगे सभी खबरों का, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज हम आपको ये बताएंगे कि 29 जुलाई को जो 5 लड़ाकू विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं, वो चीन का गेम प्लान कैसे बिगाड़ देंगे। कल वायुसेना के टॉप कमांडर्स राफेल को लद्दाख में तैनात करने पर चर्चा करेंगे। नेवी भी चीन पर घेरा डाल रही है। नौसेना के मिग-29 के लड़ाकू विमानों को एलएसी के पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बेस पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इस नीति से चीन पर कितना दबाव पड़ेगा, ये आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे चीन भारत के आक्रामक रुख से लगातार दबाव में है। हम आपको सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से ये बताएंगे कि चीन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कहां रखे हैं। लद्दाख के पास रोहतांग बेस पर चीन के फाइटर जेट मौजूद हैं और इनकी तस्वीरें एकदम साफ दिख पड़ रही हैं। इससे पता चलता है कि एलएसी पर भारत की आक्रमण शैली से चीन कितना बेचैन। आज आपके काम की खबर आपके मास्क से जुड़ी है। क्या आप वॉल्व वाला मास्क लगाते हैं? क्या आप जानते हैं कि N95 मास्क कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है और कौन सा मास्क कोरोना के खिलाफ बेकार है? इन सवालों के जवाब आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए हैं। वॉल्व वाला जो मास्क जिससे सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है, वो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम कोरोना के खिलाफ वैक्सीन क्रांति का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन सबसे पहले आएगी। वैक्सीन की रेस पर यह विश्व रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वैक्सीन बनाने में इतना लंबा समय क्यों लगता है और कोरोना होने के बाद शरीर में कितने समय तक इम्यूनिटी रहती है। याद रखिए कि इम्यूनिटी सदा के लिए नहीं होती, कुछ ही महीने में इम्यूनिटी वाला खाता जैसे खाली हो जाता है। ये आज आपको समझ में आ जाएगा। बिहार में कोरोना के इलाज में अव्यवस्था पर आज तक की खबर का असर हुआ है। बिहार सरकार ने एनएमसीएच पटना के सुपरिंटेंडेंट निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया है। आज तक ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में वार्ड में मछलियां तैरती हुई दिख रही थी। इसके साथ ही असम और बिहार सहित तमाम राज्यों की बाढ़ भी एक चिंताजनक खबर। असम और बिहार से बाढ़ की वीडियो रिपोर्ट आपको विस्तार से दिखाएंगे। ये वो खबर है जिसकी तस्वीरें हर आंकड़े और हर सरकारी दावे पर भारी। सबसे पहले भारत का जोश बढ़ाने वाली 2 महत्वपूर्ण बातों से खबरदार की शुरुआत। 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं और सुखोई और मिराज के साथ राफेल फाइटर जेट्स की लद्दाख में तैनाती कब तक होगी और कैसे होगी, इसे लेकर 22 जुलाई यानी कल से भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडर्स की बैठक है। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की होगी। इस दौरान भारत की एयर डिफेंस नीति पर चर्चा होगी। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में हवाई हमले और हवाई युद्ध की क्षमता को बढ़ाने पर चर्चा करेगी और नौसेना के मिग-29 के लड़ाकू विमानों को एलएसी के साथ पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बेस पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात रहने वाले भारतीय नौसेना के मिग-29 के फाइटर जेट्स गोवा में नौसेना के फाइटर बेस आईएनएस हंसा से नियमित उड़ान भरते हैं। राफेल की एंट्री और नौसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती, ये चीन को दबाव में लेने की आक्रामक रणनीति है। भारत के वायु रक्षक राफेल की पहली डिलीवरी बस होने ही वाली है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 राफेल 29 जुलाई को भारत में आने वाले हैं। वायुसेना के मुताबिक अगर मौसम ठीक रहा तो 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। ये होगा भारत के राफेल फाइटर जेट का नया घर। इन लड़ाकू विमानों की फाइनल इंडक्शन सेरेमनी 20 अगस्त को होगी। इससे पहले आपने भारत के राफेल को पिछले साल अक्टूबर में देखा था, जब इन्हें भारतीय पायलट्स को सौंपा गया था। उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। 9 महीने बाद ये फाइटर जेट्स अपने घर यानी भारत में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आ रहे हैं। इनकी तैनाती दुश्मन के हौसले पस्त कर देगी।
पहले मई 2020 तक 4 रफाल हवाई जहाज भारत आने थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इसमें थोड़ी सी देर हो गई। अब कुछ ही दिन में 5 रफाल हवाई जहाज भारत में होंगे और चीन के साथ तनाव के चलते इनका आना बहुत अहम माना जा रहा है। वैसे तो एक स्क्वाड्रन अंबाला में होगा पाकिस्तान के खिलाफ नजर रखने के लिए, वहीं दूसरा स्क्वाड्रन हरसीमारा वेस्ट बंगाल में होगा चीन के खिलाफ नजर रखने के लिए। लेकिन जो स्थिति लद्दाख में बनी हुई है, ऐसा हो सकता है कि रफाल को सीधा ऑपरेशंस में वहीं पर उतार दिया जाए। अंबाला से लद्दाख बॉर्डर की दूरी 427 किलोमीटर है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी 220 किलोमीटर। किसी भी युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देने वाले हथियार मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल अंबाला पहुंच रहे हैं। ये दोनों रफाल की मारक शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। 2023 तक कुल मिलाकर 36 रफाल फाइटर जेट्स की डिलीवरी भारत में हो जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रफाल को आते ही लद्दाख के मोर्चे पर लगाया जा सकता है, लेकिन ये काम इतनी तेजी से नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। राफाल लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। राफाल अपने साथ काफ़ी विशेषताएं लाता है, जिसमें कि उसका जो आर्मामेंट सिस्टम है, जो एवियोनिक्स है और जो उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है, वो भिन्न है दूसरे जहाज़ों से। भारतीय वायुसेना के मुताबिक रफाल और उसके आधुनिक हथियारों का संचालन करने के लिए एयरफोर्स के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग हुई है। सारे सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। वायुसेना इन विमानों के आने के बाद इन्हें जल्द से जल्द काम पर लगाने की प्लानिंग कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि भारत के रफाल अपनी डिलीवरी के साथ ही किसी भी कॉम्बैट मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, यानी ये अपने हथियारों के साथ पूरी ताकत से उड़ान भर सकेंगे। रफाल से फायर की जाने वाली स्कैल्प मिसाइल हवा से लॉन्च की जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से अधिक होती है। यह मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आती और इसका निशाना अचूक होता है। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हथियार है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन और पाकिस्तान के हथियारों से बहुत आगे है और हवाई युद्ध में यह हथियार दुश्मन पर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। रफाल में मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने की मिसाइल है, जिसका रेंज जो है तकरीबन 120 किलोमीटर से ज़्यादा है। और स्कैल्प मिसाइल एयर टू ग्राउंड हवा से ज़मीन में मार करने की क्षमता रखने वाली क्रूज मिसाइल्स। उसके साथ साथ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो खुद के प्रोटेक्शन के लिए है, वो बहुत आधुनिक है। रफाल में उड़ान भरना कितना चुनौती भरा होता है, ये समझने के लिए 2011 में आज तक और इंडिया टुडे के संवाददाता शिवरूर ने खुद रफाल में उड़ान भरी थी। वो अनुभव आज भी बहुत मायने रखता है। जब मैंने 9 साल पहले रफाल में उड़ान भरी थी, उस समय भारत सरकार ने इन फ्रेंच विमानों का सौदा पक्का नहीं किया था। पूरी दुनिया में रफाल को काफी दमदार जेट फाइटर माना जाता है। रफाल में बैठ आसमान का सैर करना एक सुखद अनुभव था। भारत अब रफाल के स्वागत के लिए तैयार है और इस विमान की शक्ति दुश्मन को दबाव में लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय भारत चीन के सामने डटकर खड़ा है। ऐसे में रफाल के आने से भारतीय वायुसेना का जोश बहुत हाई होने वाला है। शिवरूर और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत एकदम आक्रामक मोड में है और चीन को भारत के इस वीर रस का दबाव महसूस हो रहा है। चीन अपने हवाई बेस पर पूरी तैयारी के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में जुटा हुआ है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में यह रिकॉर्ड हो गया है कि चीन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कहां रखे हैं। लद्दाख के पास होतान बेस पर चीन के फाइटर जेट्स की तस्वीरें एकदम साफ दिख रही हैं। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और चीन की बेचैनी का अंदाजा लगाइए।
युद्ध के लिए हमेशा तैयार, मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ 24 घंटे सावधान। लद्दाख में चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशों के बीच भारत अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। राफेल के आने की आहट चीन को चैन नहीं लेने दे रही। ऐसे में चीन ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन अपनी वायुसेना को एक्टिव कर चुका है। आप इसे भारत की आक्रामक सैन्य गतिविधियों का असर भी कह सकते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने पर हमें चीन के होतान एयरबेस की झलक मिली। ये तस्वीरें 22 जून तक की हैं। आपको बता दें कि चीन का होतान एयरबेस लद्दाख क्षेत्र के सबसे करीब है, इसीलिए यहां पर हो रही हर एक गतिविधि भारत के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन का ये एयरबेस काराकोरम पास के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है और पेंगोंग त्सो के फिंगर फोर क्षेत्र से 400 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। चीन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बॉम्बर्स और मिसाइल सिस्टम्स सैटेलाइट की नजर में आ चुके हैं। ये भारत के खिलाफ चीन की रणनीतिक तैयारी की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें हैं। चीन का होतान एयरबेस दो तरह से उपयोग में लाया जाता है। ये आम लोगों और मिलिट्री दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। होतान के 4 में से 3 पार्किंग एरियाज चाइनीज एयरफोर्स के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। नई तस्वीरें यह बताती हैं कि चीन ने अपने कॉम्बैट जेट J811 और J11B की एक रेजिमेंट वहां रखी हुई है। इन विमानों के साथ खुफिया ऑपरेशंस में काम आने वाले उपकरण भी मौजूद हैं। चीनी एयरफोर्स का जमावड़ा उनकी घबराहट को दर्शाता है। होतान एयरबेस भारतीय सीमा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर और पेंगोंग त्सो के फिंगर फोर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 5 से 7 मिनट लगते हैं एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इस एरिया के ऊपर आने के लिए। यहां पर आधुनिक विमानों का जमावड़ा बहुत ही सरप्राइजिंग है। होतान एयरबेस पर चीन का मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव नजर आता है। चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 मिसाइलों और कम से कम 7 रेडार को एक्टिव किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ इमारतों और सैनिकों के रहने के संसाधन दिखाई देते हैं, यानी चीन ने जरूरत पड़ने पर ज्यादा सैनिकों को ठहराने का इंतजाम भी किया है। चीन एयरफोर्स ने आज तक, जब से उनकी रेजिंग हुई है तब से लेकर आज तक कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं है। वो इस कमी को ट्रेनिंग के द्वारा पूरी करना चाहता है। ट्रेनिंग से मदद तो मिलेगी, लेकिन क्या वो इंडियन एयरफोर्स, जो कि उनके बराबरी के टक्कर की एयरफोर्स है, उनके सामने टिक पाएगी? कुल मिलाकर भारत के हवाई बाहुबल ने चीनी सेना को मजबूर कर दिया है कि वो भी अपनी हवाई शक्ति को तैयार करें। कर्नल विनायक भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और चीन के माइंड गेम के बाद राजस्थान के पॉलिटिकल गेम और कोरोना की बढ़ती मार की बात करते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार बचाने के लिए जयपुर के 5 सितारा होटल में जमे विधायकों का आराम पूरा है। वहां से आई तस्वीरें बताती हैं। विधायक फिल्म देखने से लेकर खेल कूद से लेकर पकवान बनाने के गुर सीख रहे हैं, अंताक्षरी जैसे खेल खेल रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या विधायकों के आराम पूरा होने के साथ जनता के काम भी पूरे हो रहे हैं? कोरोना का बेहद संवेदनशील संकट चल रहा है। दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन राजस्थान सियासी संकट से जूझ रहा है। राजस्थान में कोरोना के मामले 30,741 तक पहुंच चुके हैं। इस बीच सियासी संकट अभी कई और दिन तक चलने के आसार हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता के नोटिस पर 24 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में अदालत के फैसले का इंतजार शुक्रवार तक बढ़ गया है। विधानसभा स्पीकर की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ दायर पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट 24 जुलाई को फैसला करेगा। कोर्ट ने स्पीकर से भी अनुरोध किया है कि तब तक वो अपनी कार्रवाई न करें, जिसे स्पीकर सीपी जोशी ने मान लिया है।
सभी पक्षों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दिए हैं, अपनी लिखित बहस दे दी है। क्योंकि समय का अभाव था, कोर्ट ऑर्डर आज नहीं लिखा सकती थी, तो कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए मैटर को 24 तारीख के लिए रखा है। कोर्ट वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि 24 आज के दिन 5:30 बजे स्पीकर के समक्ष कार्रवाई होनी है, तो उन्होंने स्पीकर महोदय से ये निवेदन किया है कि आज की कार्रवाई को वो डेफर करें 24 तक के लिए। कोर्ट ने तो दोनों पक्षों को सुन लिया है, लेकिन राजस्थान की जनता की कौन सुनेगा? 12 दिनों से मानो गहलोत सरकार जयपुर के फेयरमाउंट होटल से चल रही है। होटल में विधायकों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे कहा भी है कि चट्टान की तरह डटे रहो। कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई नहीं चाहता कि चुनाव हो और विधानसभा भंग हो। आपको होटल में कुछ और दिन रुकना पड़ सकता है। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, इतना बड़ा क्या पट्टासिक होगा इसका। जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 क्रॉस किए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है। अब विधायक होटल में है तो उनका समय अच्छे से कटे, इसका इंतजाम भी पूरा है। विधायकों ने फिल्म शोले देखी है, मुगले आजम की यादें ताजा की। इन जंजीरों से पूछिए, हम तुमसे पूछते हैं, दिल इलाही से सोने के कंगन है। फिल्म लगान ने विधायकों का मन बहलाया है। उम्र क्या होगी? बोले 19 साल। अच्छा, इतने शानदार हैं प्रताप जी, लेकिन शनिवार को मेरे घर पे आ गए, यहाँ पे तो टी-शर्ट में। सत्ता के शीर्षासन के साथ साथ यहाँ विधायकों के पास असल शीर्षासन का भी पूरा मौका है। खेल कूद भी अच्छे से हो रहा है। होटल के किचन तक विधायकों ने पहुंचकर पकवान बनाने के गुर सीखे। इन सब के बीच अशोक चांद्रा जैसे मंत्रियों ने अपनी फाइलें होटल में ही मंगवा ली हैं। सबका दावा है कि कोई काम रुक नहीं रहा। बिल्कुल होटल में नहीं है, मैं हर रोज जा रहा हूँ, हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, हर रोज डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। राजस्थान का जो कोरोना का संक्रमण है उसका अपडेट आप मेरे से लीजिए ना। अगर मैं होटल में बंद हूँ तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? परसों भी मैं अधिकारियों की मीटिंग लेके आया हूँ, उससे पहले भी मैं बराबर मीटिंग कर रहा हूँ। 3.5 महीने से लगातार काम ही यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी भी यही कर रहे हैं। वैसे मंगलवार को विधायक होटल से मुख्यमंत्री आवास तक बैठक के लिए भी गए थे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी की है, जिसमें कोरोना की स्थिति और राजस्थान की वित्तीय स्थिति की समीक्षा एजेंडा थी। राजस्थान की सरकार ये जताना चाह रही है कि सत्ता के खेल के बावजूद वो काम में डटी हुई है। लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले गहलोत सरकार की चुनौती बन सकते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 30,741 तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना से लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाबाशी मिली थी, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज किया है। यह कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंताक्षरी खेलने लगे। यह गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन बनाना सीखने लगे। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। उधर जिस सचिन पायलट पर इन दिनों बीजेपी नेता नरम बने हुए हैं, उनके समर्थक विधायक भी हरियाणा के मानेसर के होटल में जमे हुए हैं। जयपुर से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, आज तक। राजस्थान सियासी संकट में उलझा हुआ है और कुछ दिनों तक यही हालात बने रहने के आसार हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजस्थान में 30,741 कोरोना के मामले हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या वहां 22,299 है, जबकि 574 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना की रिकवरी दर 72.53% है और मौत की दर 1.86%। राजस्थान में कुल मिलाकर 12,44,387 टेस्ट हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब इस संकट काल में विधायकों को इस बात में व्यस्त होना पड़े कि सरकार बचेगी या नहीं, तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। जब से राजस्थान का संकट गहराया है, तब से कोरोना की रोजाना बढ़ोतरी के मामले भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 जुलाई को 635 नए मामले सामने आए और कुल मामले 25,571 थे।
16 जुलाई को 866 नए मामले आए, कुल मामले 26,437 हो गए। 17 जुलाई को 737 नए मामले आए और कुल मामले 27,174 हो गए। 18 जुलाई को 615 नए मामले आए और कुल मामले 27,789 हो गए। 19 जुलाई को 711 नए मामले आए, कुल मामले 28,500 हो गए। 20 जुलाई को 934 नए मामले आए, कुल संक्रमण 29,434। 21 जुलाई को 956 नए मामले आए और कुल मामले 30,390 हो गए। कोरोना संकट में पुणे की बात करना भी जरूरी है। वहां कोरोना बेकाबू होकर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अनलॉक के बीच पुणे शहर को फिर से लॉक किया गया है। यह फैसला क्यों लेना पड़ा, यह समझना जरूरी है। दरअसल जब मुंबई और ठाणे में हर रोज संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या कुछ नियंत्रण में आने लगी, उसी वक्त पुणे में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई। हर रोज बीमार होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। खतरे की बात यह भी है कि लॉकडाउन होने के बाद भी पॉजिटिव होने की रफ्तार नहीं घटी। अब पुणे देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में तब्दील होता जा रहा है। पिछले हफ्ते से पुणे देश में कोविड-19 महामारी का केंद्र बना हुआ है। बीमार होने वाले नए कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखकर पुणे वालों का दिल बैठ रहा है। 17 जुलाई को कोरोना के नए केस 1705 थे, 18 जुलाई को 1838, 19 जुलाई को 1508, 20 जुलाई को 1817 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। पुणे में अब 54,965 से ज्यादा कुल केस सामने आए हैं। जिले में हुई कुल 1,300 से अधिक मौत में से लगभग 1,000 पुणे शहर में हुई है। 13 जुलाई को 10 दिनों का लॉकडाउन शुरू होने से पहले अचानक नए मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। जुलाई की शुरुआत से पुणे भारत के 5 सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में बना हुआ है। पुणे के अलावा बेंगलुरु, ठाणे, चेन्नई और मुंबई इस दौड़ में शामिल हैं। मंगलवार 14 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में पुणे में सबसे ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो ठाणे और मुंबई दोनों से ज्यादा हैं। 13 जुलाई से पुणे में लॉकडाउन है। खतरे की बात यह है कि इसके बावजूद कोई असर नहीं दिख रहा। कोरोना के नए मामलों में गिरावट का कोई संकेत नहीं है। 44 डेथ्स अगर आप कह रहे हैं तो ये नंबर काफी बड़ा है और हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि एक दिन में इतनी मौतें हो रही है। मगर साथ में ये भी बता दूं आपको कि जो हमारा डेथ परसेंटेज है, जो जिसको CFR बोलते हैं, केस फैटेलिटीज रेट, ये हमारे जिले का 2.3% है। अगर आप किसी भी जिले की बात करें, कहीं पे भी जो कोरोना का प्रसार ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे जो डेथ रेट्स हैं उसकी तुलना में अगर हम पुणे का डेथ रेट्स देखें तो ये फिलहाल कम है। प्रशासन की दलील है कि जिले में टेस्ट का दायरा बढ़ाने की वजह से केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन जब कुल टेस्ट के करीब करीब 1/4 लोग पॉजिटिव निकलते हैं तो खतरा गंभीर हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक पुणे में जितने लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, उनमें कुल पॉजिटिव होने वालों की संख्या अब 25% के ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है। पुणे शहर का स्वास्थ्य ढांचा भी सवालों के घेरे में है। सरकारी अस्पताल अब भारी बोझ से चरमरा रहा है। आईसीयू बेड के इंतजार में पिछले दिनों 5 लोगों की मौत की खबर चौंकाने वाली है। शहर भर में आईसीयू बेड्स की उपलब्धता लगभग शून्य है। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। पिछले हफ्ते ही डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए प्रशासन ने विज्ञापन जारी किए हैं। वो रिक्रूटमेंट के बाद हम लोगों ने 140 डॉक्टर्स और 250 पैरामेडिकल स्टाफ के ऑर्डर्स भी दिए हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो चुके हैं। उनमें से अराउंड 50% लोग ज्वाइन हुए हैं। हम बाकी को ज्वाइन करके ले रहे हैं। विद इन 15 डेज सारा मैन पावर का इशू सॉल्व हो जाएगा। 13 जुलाई से लागू 10 दिन का लॉकडाउन 2 दिनों में खत्म हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। इस मुसीबत के बीच पुणे के जो लोग कोरोना की जकड़ से छूट रहे हैं, वो इस तरह जश्न मना रहे हैं। इस परिवार की बेटी वायरस को मात देकर अस्पताल से लौटी है। कोरोना की इस लड़ाई में पुणे को सावधानी और इंतजामों के साथ इस जज्बे की भी जरूरत है। कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे, वहां पर काम करके वहां उन इलाकों में, उन कंटेनमेंट जोन में मामले
कम किए हैं पॉजिटिव कोरोना के, और ये सकारात्मकता दिखाई दे रही है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और अब कोरोना से बचाने वाले N95 मास्क को लेकर आपके काम की खबर। कोरोना काल की शुरुआत में N95 मास्क को खरीदने की होड़ मच गई थी। इसकी मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ी और जब ये मास्क बाजार से गायब हुआ तब नाराज लोगों ने सिस्टम की आलोचना भी की। इसके बाद कुछ ऐसे N95 मास्क भी आए जिनमें एक खास तरह का वॉल्व लगा होता है ताकि लोगों के लिए सांस लेना आसान हो सके। ये मास्क भी लोगों ने खूब खरीदे। आज भी लोग इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को शायद ये नहीं पता कि वॉल्व वाले N95 मास्क कोरोना से पूरी सुरक्षा नहीं दे सकते। केंद्र सरकार की तरफ से अब एक नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसके तहत रेस्पिरेटर्स यानी वॉल्व वाले N95 मास्क के इस्तेमाल को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो इन मास्क में सांस लेने के लिए प्लास्टिक के वॉल्व लगे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये मास्क खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस तरह के मास्क वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोक पाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कोरोना मरीज वॉल्व वाला N95 मास्क पहनता है और किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये मास्क संक्रमण को रोक नहीं पाएगा। इसी तरह स्वस्थ व्यक्ति भी यह मास्क लगाकर इंफेक्शन से बच नहीं पाएगा क्योंकि वायरस के छोटे छोटे कण हवा में देर तक लटके रहते हैं। आपको बता दें कि सामान्य N95 मास्क हवा में मौजूद 95% कणों को फिल्टर कर देता है, लेकिन वॉल्व वाला N95 मास्क एक तरह से अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था में छेद कर देता है। सरकार ने इसकी जगह बिना वॉल्व वाले N95 मास्क, कपड़े से बने फेस मास्क या माउथ कवर के इस्तेमाल की सलाह दी है। मास्क वाली जानकारी तो आपको मिल गई। अब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन क्रांति का विश्लेषण करते हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन सफलता की ओर बढ़ रही है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सुरक्षित आए हैं और ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर रही है। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन बनाने की यह कोशिश ट्रायल के तीसरे चरण में है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन बनाने के प्रयासों में शामिल है। अगर यह वैक्सीन सफल रही तो सीरम इंस्टीट्यूट भारत में वैक्सीन की कई अरब डोज का उत्पादन करेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन की रेस में कौन आगे है और कौन सी वैक्सीन सबसे पहले आ सकती है। लेकिन पहले दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज वाली ये रिपोर्ट देखिए। ये वैक्सीन युद्ध की विश्व रिपोर्ट है। शुभ समाचार सुनने को दुनिया बेकरार है क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जिस वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है उसके अब तक के नतीजे सुरक्षित आए हैं। वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के संकेत दे रही है। 1077 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज और टी सेल्स बने। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन उस वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार हुई है जिसमें चिंपैंजी में सामान्य जुकाम के लक्षण पैदा होते हैं। इस वायरस में इतना बदलाव हुआ है ताकि ये कोरोना वायरस की तरह दिख सके। इसका मतलब ये कि वैक्सीन कोरोना वायरस की तरह दिखती है जिससे इंसान का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम इससे लड़ना सीख सकता है। We can see that the vaccine does induce a robust immune response in the volunteers. The vaccine really does perform in exactly the same way as we've seen with other vaccines of this type. इस वैक्सीन को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की ग्लोबल दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन को विकसित कर रही है। ये वैक्सीन इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के सारे चरण पार कर लेती है तो इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सारे जरूरी इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। One of the key things we did was to partner with AstraZeneca, a global pharma company. Way back in April, which seems a long time ago now, they were learning how to manufacture our vaccine. They were scaling it up. भारत ने भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट का एस्ट्राजेनेका के साथ वैक्सीन की अरबों खुराक के उत्पादन का समझौता हो चुका है। When we said we could make 300 to 400 million doses by the time they're released by the CDL, which is the central testing labs and all of that, and it actually reaches people and human beings in large volumes in India,
and the citizens of India, it would probably be first quarter of 2021. कोविड-19 की भारतीय वैक्सीन बनाने की कोशिशों के तहत भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का ट्रायल एम्स दिल्ली में होने जा रहा है। गुरुवार को 50 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। पहले चरण में 100 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसके नतीजे 2 महीनों में आएंगे। कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें जिस तेजी से की जा रही हैं, उससे इस साल के अंत तक वैक्सीन आ सकती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया भर में 150 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं। ऐसे में हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन से वैक्सीन रेस में सबसे आगे हैं। चीन का कैंसिनो बायोलॉजिकल और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक की वैक्सीन मंजूरी की स्टेज में पहुंच चुकी है। चीन का ही सिनोवैक वैक्सीन बनाने के तीसरे चरण का ट्रायल कर रहा है। अमेरिका का नोवावैक्स वैक्सीन ट्रायल के दूसरे चरण में है। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन भी ट्रायल के दूसरे चरण में है। जर्मनी की बायोएनटेक, फोसन फार्मा और फाइजर की वैक्सीन भी ट्रायल के दूसरे चरण में है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है, जबकि इंपीरियल कॉलेज लंदन की वैक्सीन ट्रायल के दूसरे चरण में है। भारत में वैक्सीन बनाने की 2 गंभीर कोशिशें चल रही हैं। जाइडस कैडिला की वैक्सीन पहले चरण में है, तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी ट्रायल के पहले चरण में पहुंच चुकी है। वैक्सीन से जुड़ी खबरों में आप अक्सर ये सुनते होंगे कि वैक्सीन फेज 1 में है, 2 में है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। आज वैक्सीन की खबर से जुड़े इस पहलू को समझना भी जरूरी है। पूरी दुनिया में औसतन एक वैक्सीन को लैब से बाजार तक पहुंचने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना के दौर में इस समय को घटाने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर कोई वैक्सीन फेज 1 में है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का परीक्षण 1000 से 3000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें 2 साल का समय लगता है। अगर कोई वैक्सीन फेज 2 में है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का परीक्षण एक बार फिर 1000 से 3000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें भी 2 साल का समय लगता है। अगर कोई वैक्सीन फेज 3 में है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का परीक्षण 15000 से 30000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें 3 से 5 साल का समय लगता है। ये फेज पूरे हो जाने के बाद इन्हें सत्यापित किया जाता है, इसमें भी समय लगता है। यह भी हो सकता है कि और ज्यादा लोगों को ट्रायल में शामिल करने का आदेश दिया जाए, लेकिन जरूरत के हिसाब से कई बार इन ट्रायल्स की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। ऐसे में फेज 1 का ट्रायल 50 से 500 लोगों पर होता है, इसमें 4 महीने लगते हैं। फेज 2 का ट्रायल 500 से 1000 लोगों पर होता है, इसमें भी 4 महीने लगते हैं। फेज 3 का ट्रायल सरकार की सहमति से 1000 से लेकर 50,000 लोगों पर किया जाता है, इसमें 4 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। कोरोना का वैक्सीन तेजी से बनाने के लिए आपातकालीन नियमों का सहारा लिया जा रहा है। अगर कोई वैक्सीन अलग अलग फेज में फेल नहीं होती तो पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाता है। यहां एक एंगल कोरोना के बाद पैदा होने वाली इम्यूनिटी भी है। बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो गया तो फिर उसमें लंबे समय तक कोरोना के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाल में लंदन के किंग्स कॉलेज ने कोरोना के बाद पैदा होने वाली प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पर रिसर्च किया और इसमें यह पता चला कि शरीर में कोरोना से पैदा हुई एंटीबॉडी और इम्यूनिटी कुछ महीने में खत्म हो जाती है। किंग्स कॉलेज के रिसर्च में शुरुआत में 60% मरीजों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का अच्छा खासा लेवल था, लेकिन 65 दिन बाद जब चेक किया गया तो सिर्फ लगभग 16.7% मरीजों में एंटीबॉडी का अच्छा स्तर पाया गया। कई मरीजों में एंटीबॉडी लेवल कुछ ही दिनों में 23 गुना कम हो गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोरोना होने से लंबे समय तक की इम्यूनिटी की गारंटी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंटीबॉडी के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए किलर टी सेल्स का होना जरूरी है। ये टी सेल वायरस का सफाया कर देते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन में मरीजों में टी सेल पैदा करने की क्षमता पाई गई। और अब बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। असम में ब्रह्मपुत्र का शोर अब बेचैन करने लगा है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 33 जिलों में से 28 जिले इसकी चपेट में आ गए। 24 लाख की आबादी सीधे प्रभावित हुई है। 2000 से ज्यादा गांव पानी में समा गए। मुसीबत तब और बढ़ गई जब मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अटैक हो गया। अब एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ बारिश ने लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ब्रह्मपुत्र की प्रलय ने लाखों जिंदगियों को तितर बितर कर दिया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। गांव के गांव पानी में समा गए हैं।
गुवाहाटी जिले में ब्रह्मपुत्र का रौद्र रूप देख लीजिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ ब्रह्मपुत्र का फैलाव दिखेगा। नया गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों की खोज में जुटे हुए हैं। तिनसुकिया की तस्वीर में ब्रह्मपुत्र का कहर नजर आएगा। मकान सैलाब में ढह गया। पूरे गांव में अब बस तबाही के निशान बचे हैं। जो बच गए उनके पास सिर्फ सांसें ही बची हैं। अब बरपेटा शहर से कुछ दूर आगे चौधरी बाजार गांव में तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जिस पर खुली आंखों से भी यकीन करना मुश्किल है। जलस्तर इतना ज्यादा था कि पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऊपर से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा रखी थी। गांव के नाम पर जो कुछ दिखाई पड़ता था वो बस डूबे हुए मकान और उनके निशान थे। ये जो आप देख रहे हैं सैलाब, अब इस सैलाब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी बाजार शहर से हटकर आसपास के गांव में जाने के लिए। अमूमन जो रास्ते खुले हुए होते थे, अब उन रास्तों पर इतना पानी है कि नाव ही यहाँ पर चल सकती है और यहाँ पर इतना गहरा है कि उतरना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो आप गांव देख रहे हैं सब के सब डूबे हुए हैं। लोगों ने सड़कों पर ठिकाना बना लिया है और यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह दिखती है। जैसे जैसे बरसात हो रही है पानी के ऊपर अगर आप देखें तो सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। और मेरे ठीक पीछे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जो शहर है, जो शहर का हिस्सा है, प्रमुख सड़क आप कहें कि इसको राज्य हाईवे आप समझ लीजिए, वो भी धुंधला होता जाता है। लोग गांव में घर से थोड़ी दूर तक तटबंध पर तिरपाल की छत बनाकर रहने पर मजबूर हैं। जरूरत का सामान, चूल्हा चौका और मवेशी लेकर इस छोटे से टापू पर बस तो गए हैं, लेकिन बारिश जिस तरह से हो रही है अगर वो जारी रही तो ये तटबंध भी पानी में डूब जाएगा। अभी तो खाना पीना कहाँ से मिलेगा? लोगरी में भी सब भीज गया। अभी तो खाना कैसे बनाएगा भी सोच रहा हूँ। बहुत मुश्किल है, पानी बाहर है, अभी कैसा रहेगा। असम के कुल 33 जिलों में से 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 24 लाख लोग अब इससे सीधे प्रभावित हैं। पूरे इलाके में चारों तरफ तबाही के निशान हैं। असम के कई इलाकों के साथ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी है और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डिब्रूगढ़, निमाटी घाट, जोरहाट, सोनितपुरा, कोल्हापुरा और धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की बारिश के अलर्ट के बाद ब्रह्मपुत्र का जलस्तर और बढ़ने का खतरा है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चिरांग जिले के तुलसी जोहरा इलाके में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। हालांकि बाढ़ की ये मार हर साल पड़ती है। उम्मीद है कि सीएम का यह दौरा सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होगा। इस दौरे से बाढ़ की पीड़ा का यह धारावाहिक खत्म करने का कोई फॉर्मूला भी निकलेगा। वैसे बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क में भारी तबाही हुई है। बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। वहां 116 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, जिसमें 11 गैंडे भी शामिल हैं। तबाही का ये मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। असम के 33 में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 86 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जलजमाव हो जाए तो बाढ़ के नाम पर हाहाकार मचता है, लेकिन बाढ़ की बड़ी तबाही अगर कहीं देखनी है तो असम को देखिए। इस इलाके को अभी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है सिस्टम ये सब देख रहा होगा, सुन रहा होगा। गुवाहाटी से हेमंता नाथ और बारपेटा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में इस समय तबाही और बर्बादी का मंजर है। जिधर देखो सैलाब आफत बनकर चला आ रहा है। नदियां तो जैसे काल बन गई। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदियों के किनारे बसे गांव जल समाधि ले चुके हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में बाढ़ आती है तो सबसे अधिक तबाही इसी नदी की वजह से मचती है। बाढ़ में गोते लगाते बिहार की ये तस्वीर हर साल लाखों लोगों को पीछे धकेल रही है। बांध तो हैं, लेकिन नेपाल से उतरते पानी को रोकना लगभग असंभव है। पहली तस्वीर कोसी बैराज की है। नेपाल से आ रहा पानी बांध से बांधे नहीं बंध रहा। कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोल दिए गए। दूसरी तस्वीर वाल्मीकि बैराज की है। यहाँ भी बांध के गेट खोल दिए गए हैं। उफनती गंडक का पानी तेजी से बिहार में त्राही मचा रहा है। बिहार में हाहाकार है। चारों तरफ बाढ़ का प्रहार है।
नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। खेत, खलिहान, दुकान, मकान सब पानी में समाये हुए हैं। सुपौल में कोसी नदी की गर्जना सिहरन पैदा कर रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश से कोसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खगड़िया में मानो जमीन पर अब समंदर का कब्जा है। नदी अपनी सरहद को तोड़कर बस्ती में आ गई है। मकान पानी में डूबे हैं। 2 मंजिला स्कूल भी चारों तरफ से पानी में घिरा है। यहाँ बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। बिहार के 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इनमें सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, शिवहर और पूर्वी चंपारण में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। कोसी नदी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा रही है और लगातार नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है और बिहार में भी जो पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं, वहां जो लोग रहते हैं, अब कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है। तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर को देखेंगे तो कोसी और गंडक का तांडव नजर आएगा। बाढ़ का फैलाव देखिए, पहले और अब की तस्वीर से सब साफ है। तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां सब कुछ बाढ़ में समाता जा रहा है। गांव के गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोग ने गांव खाली कर ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। संकट की इस घड़ी में सियासी पुण्य कमाने वाले भी लोग हैं। हायाघाट में पप्पू यादव की पार्टी ने राहत सामग्री बांटी। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, पन्नी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने, कि किसी हाल में भी इन लोगों को सर छुपाने के लिए पन्नी और पेट भरने के लिए अनाज दिया जाएगा। उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पर जितने भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और उनकी मदद किया। एक तरफ उफनाती नदियां कहर ढा रही हैं, तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश संकट बढ़ा रही है। पटना के सीआरपीएफ कैंप में घुटने तक पानी भर गया है। कदम कुआं थाना भी पानी पानी है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। महान कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की पंक्तियां अगर बरबस आपके होठों पर आती हैं तो आप अकेले नहीं हैं। न सिर्फ भारत में ऐसा होता है, बल्कि पोलैंड की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यूनेस्को ने जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर से नवाजा, पोलैंड के रोक्लॉ में महान कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ हुआ है। हरिवंश राय बच्चन के बेटे महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इसका वीडियो साझा किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि खुशी से मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही।